हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन पोर्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने इंटीग्रेशन पार्ट 1 वीडियो में आपने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, इंटीग्रेशन से रिलेटेड फॉर्मूले, थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हुए थे। इंटीग्रेशन में को यदि हम क्लासिफाई करें तो मेनली हम 4 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है वो है फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को लास्ट पीरियड में बताए हुए हैं। इसके बाद सेकेंड पोर्शन जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम दो फंक्शन है, उनको हम उनके प्रोडक्ट को हम इंटीग्रेट करते हैं। आपको याद है हमने इंटीग्रेट किया था प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल a एंड b, इसको हमने इंटीग्रेट किया हुआ था, ठीक है। और इस फॉर्मूले के बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए थे। तो अब बच्चों, आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ये डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे और आज हम डेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। तो फाइनली ये पोर्शन फिर कंप्लीट होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब बच्चों, यहाँ पर ये जो मेथड है, इसमें हमें यदि किसी इंटीग्रेशन में हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो हमें वहां पर सब्स्टिट्यूट करना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पर चेक करें। इसमें ये कहा गया कि इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब बच्चों, यदि हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस में स्पेशल क्या है। बहुत ध्यान से सुनिए क्या कहा गया। बच्चों, जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे तो हो सकता है कि उसमें 2 टर्म हो, 2 वेरिएबल हो, उनका प्रोडक्ट हो या उनका रेसिप्रोकल हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब उसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी कर सकते हैं, पर कई बार कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आप सॉल्व करने जाते हैं तो वो बहुत लेंदी भी कई बार कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पर हम उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं हम जहां पर दोनों मेथड से सॉल्व कर कर देखेंगे और हमें ये पता लगेगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है वो ज्यादा कंफर्ट होता है किसके कंपैरिजन में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। तो अब यदि एक एग्जांपल हम यहां पर ले रहे हैं कि 2 टर्म है, उनका रेशियो, उसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों, यहां पर हम स्पेशल क्या होगा, ध्यान से सुनिए। इन दोनों में सब्स्टिट्यूशन कब अप्लाई करना है आपको, इन दोनों में से कोई भी एक, जैसे ए, कोई भी एक यानी ए, तो ए का डिफरेंशिएशन सेकंड होगा। ये भी हो सकता है कि सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट होगा या फर्स्ट में इन्वॉल्व होगा। अभी एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा कि वी आर टू इंटीग्रेट द प्रोडक्ट और रेशियो ऑफ 2 वेरिएबल एंड वी आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन in this type of integration we observe that the differentiation of any one of the two is equal to the second। एक एग्जाम्पल लिया अभी हमने, यहां देखिए x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सोचिए कि इन 2 टर्म हो गई, एक x हो गई और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गई। इन दोनों में से यदि एक्स स्क्वायर 1 की बात करें तो एक्स स्क्वायर 1 का यदि हम डिफरेंशिएशन करने जाएं, डिफरेंशिएशन क्यों करना है अभी आपको सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट में आपको पता लगेगा। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप डिफरेंशिएट करने जाएं, सेकंड को आप डिफरेंशिएट करने जाएं, तो आपको फर्स्ट मिलेगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट कीजिए, याद कीजिए जब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 0।
तो 2x मतलब x आ गया, तो x यानी यहाँ पर है, इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। एक्यूरेट एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, उसमें इन्वॉल्व रहेगा। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया कि इन दोनों में से किसी भी एक का डिफरेंशिएशन वहां पर प्रेजेंट है दूसरे फंक्शन के फॉर्म में। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपसे कहा गया कि sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। आपको लग रहा है ये प्रोडक्ट है, हम सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। डेफिनेट आप कर सकते हैं, पर वो बहुत लेंदी होगा, चलते जाएगा, तो उससे भी आंसर आपको डेफिनेट मिलेगा। इसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेशन से। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करने जाएंगे आप सब्स्टिट्यूशन से, तो क्या आइडेंटिफाई करें कि इन दोनों में से किसी एक का डिफरेंशिएशन वहां पर प्रेजेंट है। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, वो प्रेजेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। ये सबसे खास बात है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन कब अप्लाई होगा। चलिए तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका आंसर हमें निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसका आंसर हमें निकालना है। अब इसका आंसर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे वो देखें। तो इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। फिर वही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी कंसीडर क्यों किया, हम एक्स स्क्वायर 1 को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं टी से, और जब सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे तो अब हम इसकी जगह तो हम टी लिख सकते हैं। और सब्स्टिट्यूशन करना क्यों है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं पता है, कोई फॉर्मूला नहीं पता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने सब्स्टिट्यूट किया टी से। अब जो रिमेनिंग टर्म है वो है एक्स डी एक्स। हमें एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या लिखें, उसमें तो एक्स है, उसको भी टी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए अब आपको क्या करना होगा, जिसको आपने टी कंसीडर किया पहले आप उससे डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है ना। देखिए ये किया आपने, डी बाई डी एक्स दोनों साइड लगा दिए। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपने स्टडी किया हुआ है, पावर सामने आ जाएगी, 2 सामने हो गया और x पर जो पावर है वो 1 रिड्यूस होगी, तो ये हो गया x टू द पावर 2 माइनस 1 मीन्स 1, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज 0, इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ठीक है। इसके बाद देखिए हम 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन करना था, लेकिन हम यहाँ तो डिफरेंशिएट करने लगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें चाहिए न्यूमरेटर x dx की वैल्यू चाहिए, हमें पूरे x को हटाना है। तो इसकी जगह तो हमने t लिख दिया, लेकिन इस x dx का क्या करें, तो उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। क्या वैल्यू मिली हमें, x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। अब आपके पास वापस उस क्वेश्चन पर आ जाइए जो आपको सॉल्व करने को कहा गया है। आप वापस इस क्वेश्चन पर हैं, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, या ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ये प्रॉब्लम है। अब सोचिए, इंटीग्रेशन साइन एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको आपने t कंसीडर किया है, तो इसकी जगह आपने t लिख लिया, और x dx की वैल्यू क्या है, तो x dx की वैल्यू है dt अपॉन 2, ठीक है। तो x dx की वैल्यू आपने रख दिया, x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। अब बच्चों देखिए ये कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, 1/2 ये बाहर हो गया इंटीग्रेशन से। अब आपको इंटीग्रेट करना है 1/t का t के रिस्पेक्ट में, 1/2 एज इट इज, 1/t का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा,
log t। और अब आपको क्या करना है, इसमें t की वैल्यू पुट करनी है। यहां पर आप t की वैल्यू रख दीजिए। क्या होगी t की वैल्यू? तो जो t की वैल्यू है x² + 1, ये आपने वापस इसको रख दिया, ये आपके पास आंसर हो गया 1/2 log x² + 1। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² + 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इस टाइप से देखिए आपने यहाँ x² + 1 को t से सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए इस मेथड को क्या कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो एक बार और क्लियर कर देते हैं इस क्वेश्चन में आपने क्या किया है। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² + 1 dx, आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल का नेम है x और दूसरे वेरिएबल का नेम है x² + 1। सोचिए कि किसी भी एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या दूसरा हो सकता है? तो सोचिए x का डिफरेंशिएशन x² + 1 नहीं, क्या x² + 1 का डिफरेंशिएशन में x आ सकता है? डेफिनेट आ सकता है। तो क्या किया हमने, x² + 1 को t कंसीडर किया, इसको दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएशन क्यों करना है? क्योंकि आपको dx चाहिए, तो जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे dx नहीं मिलेगा। तो दोनों साइड को डिफरेंशिएट करें, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx। यहाँ पर ये जो 2x है, इसको x वाली टर्म को एक साइड कर लीजिए, ये हो गया x dx इज इक्वल टू dt/2। तो अब आप पूरे की पूरा क्वेश्चन जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा t के फॉर्म में, वो कन्वर्ट होगा t के फॉर्म में। इंटीग्रेशन x dx अपॉन x² + 1, x² + 1 को आपने t कह दिया और x dx को आपने dt/2 कह दिया। 2 is number, it comes outside from the integration sign, and now we integrate 1/t with respect to t, and the integration of 1/t with respect to t, this is log t. We put the value of t in this expression, this result, t को हमने x² + 1 से रिप्लेस कर दिया, t की वैल्यू यही है। तो इस टाइप से हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब और भी दूसरे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब बच्चों एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आप देखिए, ये हमने सॉल्व कर लिया, इस आंसर को निकालिए, पर बहुत सारे केसेस आएंगे जिसमें आप देखोगे कि न्यूमरेटर में x पे जो पावर है वो डिनोमिनेटर में x पे पावर से एक कम रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लिखे हम यहाँ पर, और हम उनके आंसर्स भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या आंसर्स होंगे वो भी देख लेंगे, पर पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें। जैसे एक प्रॉब्लम ये है कि x² अपॉन 3x³ + 5 dx। अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, ये एक न्यूमेरिकल आया, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि न्यूमरेटर पर जो x का पावर है वो डिनोमिनेटर में x के पावर से कम है। इसका मतलब है जब आप इसको t कंसीडर करेंगे, इसको जब आप t कंसीडर करेंगे तो उस टाइम पर इसका डिफरेंशिएशन इसमें इंक्लूड है। x³ का डिफरेंशिएट करो तो 3 सामने आएगा, ये बन जाएगा 9x², है ना। तो x² आ जाएगा, मतलब x² मिल जाएगा आपको। तो जब भी न्यूमरेटर पर x का पावर डिनोमिनेटर से कम होगा तो आपको डिनोमिनेटर को t कंसीडर करना है। और भी प्रॉब्लम देख लें, जैसे आपने देखा x⁵ अपॉन x⁶ + 9, ये क्वेश्चन है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, आपको डिनोमिनेटर को t कंसीडर करना होगा। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और प्रॉब्लम देख लीजिए, जैसे 1/1 - 4x dx, इस न्यूमेरिकल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों क्या करें, क्या दिख रहा है आपको कि डिनोमिनेटर पर x का जो पावर है वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, या ये कहें कि न्यूमरेटर में जो x का पावर है वो डिनोमिनेटर से एक कम है। जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ 6 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ पर कितना है तो 1 है, मीन्स x⁵ है,
1 को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0, और ये क्या है, x टू द पावर 1। ठीक है, तो x टू द पावर 0 और x टू द पावर 1, मतलब ये डिनोमिनेटर में x पे पावर क्या है, न्यूमरेटर से ज्यादा। तो आपको इसको t कंसीडर करना है, इसमें यहाँ t कंसीडर करना है, यहाँ t कंसीडर करना है। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा प्रोसीजर यही है। चलिए, तो इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, थोड़ा अलग दिख रहा है ये, हम इसी को ले लेते हैं और उसके बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 4x। ठीक है, हमें किसको इंटीग्रेट करना है, तो हमें इंटीग्रेट करना है 1/1 माइनस 4x को इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो बच्चों कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, डायरेक्ट आंसर निकला नहीं जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर तो नहीं मिलेगा, तो देखिए कैसे करेंगे। ये है हमारे पास प्रॉब्लम 1/1 माइनस 4x dx। इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, तो यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। लेट 1 माइनस 4x इज इक्वल टू t। आपने कैसे पता किया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इसमें इन्वॉल्व है ना। 1 माइनस 4x को डिफरेंशिएट करके देखिए, आपको 1 dx मिल जाएगा, 1 dx न्यूमरेटर मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1 माइनस 4x को हम डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब 1 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, 4 एज इट इज, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx एज इट इज। अब क्या रिजल्ट मिल गया हमें, -4 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल जाएगा dx इज इक्वल टू, x वाली टर्म को एक साइड कर लीजिए, तो x dx को यहां ले गए, ये हो गया माइनस dt अपॉन 4। ठीक है ना, ये वैल्यू आपको मिल गई, dx की वैल्यू हो गई माइनस dt अपॉन 4। डिफरेंशिएट क्यों किया, इसको आपने t कंसीडर कर लिया, लेकिन आपको dx की वैल्यू निकालना है, 1 dx की वैल्यू निकालना, और 1 dx कितना आ गया, माइनस dt अपॉन 4। अब आप उस क्वेश्चन पर वापस आ जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 4x, इसको आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन साइन एज इट इज। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस 4x को क्या लिखने वाले हो आप, t। ठीक है, तो इसको आपने लिख दिया t, और 1 dx को क्या लिखने वाले हो, तो 1 dx किसके इक्वल है, माइनस dt अपॉन 4 के। तो यहां पर आपने लिखा माइनस, माइनस को बाहर लिख लेते हैं, dt अपॉन 4, ये लिख दिया। रिपीट कर दें, 1 dx, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस dt अपॉन 4, ये माइनस dt अपॉन 4, और 1 माइनस 4x किसके इक्वल है, ये t के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहां से -1 अपॉन 4 तो नंबर है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं इंटीग्रेशन के, और उस फॉर्मूले में वहां पर आपने देखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका आंसर होता है log x। तो इसी टाइप से 1/t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, -1 अपॉन 4 एज इट इज, 1/t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा log t, इसी फॉर्मूले के बेस पर। ठीक है, 1/t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है log t, तो -1 अपॉन 4 एज इट इज, log एज इट इज, t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 4x, यहां पर आपने लिख लिया 1 माइनस 4x। ये आपके पास में फाइनल आंसर है। ये किस मेथड को यूज किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड को। ठीक है, तो बच्चों आपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना सीखा है ना। जब तक आप इस क्वेश्चन को पहचानोगे नहीं कि सब्स्टिट्यूशन हमें करना है, लेकिन किसको टी कंसीडर करें, आप पहचानेंगे नहीं जब तक, सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो आपको हमने तरीका बताया हुआ है
कि यदि दो फंक्शन है तो किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरे में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन अब हम सब्स्टिट्यूशन से कर पा रहे हैं। तो अब आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। कुछ और भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू sin x dx। ठीक है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, sin x इंटू कॉस एक्स, ये भी ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं है। अब आपके पास में आपको लग रहा है कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, तो आप उससे कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन बड़ा होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन है, इससे भी किया जा सकता है। लेकिन हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और वो कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। चेक कीजिए, sin x और cos x dx दो फंक्शन है, sin x cos x, इनमें से किसी भी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो इसका मतलब है कि यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कई मेथड, एक तो हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक हो गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एक हो गया फॉर्मूला बेस से भी आप इसको सॉल्व कर पाओ। कैसे? आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x, 2 sin a cos a। आपको फॉर्मूला याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का, 2 sin x cos x, दिस इज sin 2x। तो आप उस फॉर्मूले से sin 2x को आप अब इंटीग्रेट कर पाओगे फॉर्मूले के बेस पर। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम sin x इंटू cos x dx जो है इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। हमने यहां से स्टार्ट किया, लेट sin x इज इक्वल टू t, इसको t कंसीडर कर ली। ठीक है, अब दोनों साइड को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो वी डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आपको पता है cos x और dt अपॉन dx एज इट इज। x वाली टर्म को एक साइड कर लीजिए, क्योंकि आपको x को रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो गया cos x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो sin x को t कंसीडर करके हम आगे जा रहे हैं। अब बार बार आपके सामने क्वेश्चन आता है कि पता कैसे लगेगा कि हमें किससे t कंसीडर करना है। तो बच्चों, आपको हमने ये बताया हुआ है कि दो फंक्शन है, किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। अब आपके पास ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि cos x का डिफरेंशिएशन भी तो माइनस sin x होता है, तो हम क्या cos x को t ले सकते हैं? डेफिनेट आप ले सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, उससे भी वही आंसर आएगा जो sin x को t लेने पर आया होगा। ठीक है, चलिए, तो x वाली टर्म को एक साइड कर लिया हमने, यहां तक पहुंच गए हैं और ये इक्वल आ गया dt के। अब वापस उस क्वेश्चन पर आ जाते हैं जिसका आंसर हमें निकालना है। क्वेश्चन क्या है? sin x इंटू cos x dx, ये क्वेश्चन है। क्या किया जाए? इंटीग्रेशन साइन एज इट इज। sin x किसके इक्वल है? t के इक्वल है। और cos x dx किसके इक्वल है? तो cos x dx जो है वो dt के इक्वल है। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को t के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है हमें t का t के रिस्पेक्ट में। आपको याद है कि x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? तो जो भी पावर है वो एक इंक्रीज होगी और इंक्रीज्ड पावर ही अपॉन में आएगी। तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये होगा। तो यहाँ पर भी यही करें, t टू दी पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक पावर इंक्रीज होगी, t स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर 1 विथ रिस्पेक्ट टू t।
तो t⁻1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई पावर ही कहाँ होगी, अपॉन में जाएगी। अब हम इस t की वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। t किसके इक्वल है, साइन x के, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है ना, ये क्या मिल गया हमें, साइन स्क्वायर x अपॉन 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमें इंटीग्रेशन कैसे करना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको बताए हुए हैं, ये किस पर बेस्ड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड हैं, और ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल को, और डेफिनेट इंटीग्रल मतलब ऐसे इंटीग्रेशंस जिनमें हम लिमिट देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताया था कि यदि हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जाते हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स मीन साइन एक्स कॉस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी जिसका भी हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो उस इंटीग्रेशन की लिमिट है। लिमिट मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बदल रही है, उसकी रेंज क्या है, एक्स की वैल्यू 1 to 5। तो जब इंटीग्रेशन में लिमिट हम लिखेंगे, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो जब हम लिमिट लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल। आपको वही फॉर्मूला बेस्ड या जिस भी मेथड से आपको सॉल्व करना है, इन तीनों मेथड से इससे सॉल्व कीजिए, लेकिन सॉल्व करने के बाद इन लिमिट्स का क्या करना है वो आज हमको सीखना है। ठीक है, तो हम एक्चुअली इंटीग्रेशन तो इन्हीं मेथड से सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन हम इन क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो हम ये नोट करते हैं कि उस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है और लिमिट को कैसे यूज करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है और इस इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to π/6। ठीक है, π/6 का मतलब है 30 डिग्री। ठीक, चलिए तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड है, तो देखिए आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूले से तो आप याद कीजिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है। तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, फॉर्मूला बेस्ड है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया tan x, ये इंटीग्रेशन। अब बच्चों ये जो इंटीग्रेशन हुआ है, ये इंटीग्रेशन करने के बाद आपको इंटीग्रेशन साइन हटा देना है, ये कंप्लीट साइन है इंटीग्रेशन का। इसमें ऐसा नहीं कि ये हट गया और dx रह गया, आप यहाँ dx लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा क्योंकि वो एक ऑपरेटर है और उस ऑपरेटर ने फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स को पर अप्लाई होकर उसे चेंज कर दिया, तो उसका रोल कंप्लीट हो गया। आप इंटीग्रेशन साइन को हटा दीजिए। लेकिन इस लिमिट का क्या करेंगे, तो बच्चों ब्रैकेट बनाना है आपको, जो आंसर आया हुआ है अभी इंटीग्रेशन से, उसके बाद ब्रैकेट बनाना है और ब्रैकेट के राइट साइड में आपको यहाँ लिखना है लिमिट 0 और π/6। अब आप क्या करेंगे, लिमिट का मतलब है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसकी वैल्यू करेंगे अपर लिमिट से। देखिए आपने यही किया, tan π/6। फिर आप x को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से, तो ये हो गया tan 0 डिग्री। अब बच्चों और अपर में से लोअर लिमिट को क्या करना है, माइनस करना है। ये प्रोसीजर है डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की। तो पहले क्या किया, x को रिप्लेस किया अपर लिमिट से, फिर x को रिप्लेस किया लोअर लिमिट से, और फिर अपर में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, क्योंकि आप एक्चुअली रेंज में वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, 0 से π/6 की रेंज में, इसलिए माइनस करना है। ठीक है, जैसे आप 3 ईयर में स्कूल में एडमिशन लेते हैं और 22 ईयर तक स्टडी करते हैं, तो इसका मतलब आपने कितने ईयर स्टडी किए हैं, तो कितने ईयर स्टडी किए हैं, तो 22 - 3।
ठीक है, तो 19 ईयर आपने 22 में से 3 को माइनस कर दीजिए, तो यही काम किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपने इसको सॉल्व। अब 10 पाई बाई 6, 10 पाई बाई 6 का मतलब है 10 30 डिग्री, और 10 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3, और 10 0 की वैल्यू क्या होगी 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/√3। ये इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करें। तो बच्चों ये किस बेस पर सॉल्व किया है आपने, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पर इसको सॉल्व किया हुआ, ठीक है ना। तो ये अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करते आना चाहिए, बहुत सिंपल है। कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे हम, एक स्पेशल क्वेश्चन यहाँ देखते हैं और फिर उसी में हम फिजिक्स को इन्वॉल्व कर लेंगे। चलिए, डेफिनेट इंटीग्रल में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r विथ रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, हमें क्या करना है, 1/r का r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और ये इंटीग्रेशन की लिमिट अभी बता देते हैं आपको कि इस इंटीग्रेशन की लिमिट है इन्फिनिटी टू r या इन्फिनिटी टू कैपिटल R, ये उस इंटीग्रेशन की लिमिट। अभी हमने ये देखा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो चलिए देखिए हम यहाँ पर कि जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं नॉर्मली वैसे कर लीजिए, फिर आपको लिमिट यूज करना है। तो 1/r स्क्वायर, इसको चाहे तो स्क्वायर कर लीजिए, ये क्वेश्चन है फिजिक्स में यूज होगा इस टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैलकुलेशन। तो 1/r स्क्वायर को r के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। अब लिमिट जो है वो आपने इन्फिनिटी टू r यहाँ पर ली हुई है। देखें क्या आंसर होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखें इंटीग्रेशन साइन एज इट इज, और 1/r स्क्वायर है, इसको आपने लिख लिया r टू द पावर -2 dr। ठीक है, आपने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में टर्म है r स्क्वायर, इसको न्यूमरेटर में ले गए, तो ये कन्वर्ट हो गया r टू द पावर -2। अब बच्चों याद कीजिए फॉर्मूला, x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जो भी पावर है वो 1 इंक्रीज होगी और जो इंक्रीज पावर है वो अपॉन में आएगी, ये एक फॉर्मूला है। तो यहाँ भी r टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो r टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जो भी पावर है 1 इंक्रीज होगी और जो इंक्रीज पावर है, जो न्यू पावर है, वही अपॉन में आएगी। यही फॉर्मूला है ना, एक पावर इंक्रीज हो गई +1 हो गया और वही पावर अपॉन में। ब्रैकेट बनाइए, ब्रैकेट क्लोज किया, इसकी लिमिट है इन्फिनिटी टू r। ठीक है, अब आगे जाएं हम यहाँ पर, तो इसमें हमने देखा ये हो गया r टू द पावर -1 अपॉन -1, और यहाँ पर उसकी लिमिट है इन्फिनिटी टू r। ठीक, ब्रैकेट बना चुके हैं हम, और इंटीग्रेशन कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद में राइट साइड में हमने लिमिट लिखा हुआ है इन्फिनिटी टू r। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करें, तो अभी हमने यहाँ नोट किया कि यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिल रही है वो है -1 को बाहर निकाल लेते। ये जो -1 है इसको हमने बाहर कर लिया, और अभी ये जो r टू दी पावर -1 है इसको हमने लिख लिया 1/r टू दी पावर 1, और लिमिट है इन्फिनिटी टू r। तो आपने क्या किया, यहाँ पर r टू दी पावर -1 को अपॉन में लेकर आए और लिमिट है इन्फिनिटी टू r। और आगे सॉल्व करें, माइनस साइन एज इट इज। अब देखिए आप, अब सिंपलेस्ट फॉर्म तो आ गया है। अब स्मॉल r हमने इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में किया था, स्मॉल r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है, तो पहले स्मॉल r की जगह आप अपर लिमिट लिखिए 1/R, फिर स्मॉल r की जगह लोअर लिमिट लिखिए 1/∞, और फिर अपर में से लोअर लिमिट को क्या कर दीजिए माइनस, ये हो गया। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज, ये 1/r एज इट इज, और 1/∞ की वैल्यू क्या होती है 0, 1/∞। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो ये समझ सकते हैं कि इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें इन्फिनिटी आता है, तो आप इन्फिनिटी को रिप्लेस कर दीजिए 1/0 से, ये 0 ऊपर आ जाएगा।
ठीक है, 0 ऊपर आ गया, देखिए 0 बन गया ये। चलिए, तो अब फाइनल आंसर आपके पास में क्या, -1/r, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अभी आपने ये देखा कि आपके पास में जो रिजल्ट है वो है -1/r, ये 1/r² का इंटीग्रेशन है। बच्चों, क्या ये प्रॉब्लम क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है, r² है, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ और यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगा दो, x⁴n वाला, एक पावर बढ़ जाएगी और वही पावर अपॉन में जाएगी। इसको सॉल्व कर लिया हमने और फिर -1 है, ये अपॉन में आकर r⁴+1, पहले r की जगह अपर लिमिट और फिर r की जगह लोअर लिमिट पुट कर देंगे और इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर है। अब जो अगला क्वेश्चन देखें हम, इसी में इंक्लूड है, देखिए ध्यान से, ये एक प्रॉब्लम है कि Gmm/r² को आपको इंटीग्रेट करना है। तो G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, कैपिटल M, स्मॉल m बोथ आर मासेस, अपॉन r² r डिस्टेंस है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहा गया, तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो बच्चों, जो अभी बोर्ड पर जो आपको दिख रहा है वही सॉल्यूशन है, केवल एक स्टेप स्टार्टिंग की ध्यान रखना है। Gmm ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो Gmm कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है और उसके बाद में m मास है, स्मॉल m भी मास है, तो मास जनरली डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं होते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर Gmm कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया। जो इंटीग्रेशन साइन के अंदर बचा 1/r², r² ऊपर आ गया r⁻²। तो अब ये कैलकुलेशन तो वैसे ही चलेगा, चेंज क्या होगा कि ये जो Gmm है ये हर स्टेप में इनटू में चलते जाएगा और अब आप देखेंगे कि आपके पास में हर स्टेप में आपने देखा Gmm है और ये जो Gmm है ये आपको आंसर में भी मिलेगा। तो आंसर क्या आ गया? -Gmm/r। देखिए सॉल्यूशन है। तो ये आपने सीख लिया था ना, केवल Gmm को हमें बाहर ले जाना है और बाकी टर्म को हम वैसे की वैसे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो एक्चुअली बच्चों, ये एक फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब आप फिजिक्स के डेरिवेशन करेंगे तो वहां पर इंटीग्रेशन बार बार आएगा, ठीक है। जैसे आपको थोड़ा सा हिंट करते हैं कि जैसे सन का मास है कैपिटल M, अर्थ का मास है स्मॉल m, इनका सेपरेशन r है, तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, दिस इज गिवन बाय Gmm/r²। या ये कह सकते हैं कोई भी टू बॉडी हैं जिनमें बॉडी हैं, उनके मासेस हैं कैपिटल M स्मॉल m, तो उनके बीच में इतना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। तो एक्चुअली आपने इसी फोर्स को, देखिए ध्यान से, इसी फोर्स को आपने इंटीग्रेट किया है, इसके अंदर ये सब डेरिवेशन इन्वॉल्व। तो दिस इज फोर्स बिटवीन टू मासेस। तो ऐसे बच्चों, यदि दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है Q2, इनके बीच में सेपरेशन है R, तो इनके बीच भी एक फोर्स होता है। उस फोर्स को हम लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब ये कुछ नया दिख रहा है हमें, एक्चुअली ये भी कांस्टेंट है। जैसे कैपिटल G कांस्टेंट था, वैसे यहां पर कांस्टेंट है 1/4πε। Q1 Q2 क्या है? तो Q1 Q2 जो है वो चार्जेस हैं पार्टिकल्स पर और R उनका सेपरेशन है। तो आपको ये क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया, उसकी जगह ये भी हो सकता है कि आपको इंटीग्रेट करना है 1/4πε0 Q1 Q2/r² को इन्फिनिटी टू R लिमिट के लिए सॉल्व करना है। अब देखिए प्रॉब्लम बदल रही है, हमारा इंटीग्रेशन का प्रोसीजर सेम। अब इसमें से कांस्टेंट क्या आएगा? तो 1/4πε0 Q1 Q2, इसमें R नहीं है ना, जिसमें R नहीं है वो कांस्टेंट, R बदलेगा उसके साथ, R जिसमें R है वो इंटीग्रेशन के अंदर होगा, बाकी सब बाहर। तो ये सब पूरा कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया। तो देखिए आपकी पहली स्टेप से चला वो 1/4πε0
Q1 Q2 कांस्टेंट ये बाहर, और इंटीग्रेशन किसका करना है 1/r² का r के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको आता है। ये वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया, केवल ये जो कांस्टेंट है हर स्टेप में बदल जाएगा। हर बार आपको कांस्टेंट अब क्या लिखना है, तो अब आपको कांस्टेंट लिखना है माइनस ये एज इट इज 1/4πε0 Q1 Q2 ये आपका कांस्टेंट है, 1/4πε0 Q1 Q2 ये कांस्टेंट है, हर स्टेप में आएगा। तो ये आपके पास में रिजल्ट है, ठीक है ना। आप पहले ही उसको कॉमन कर चुके थे तो वो बार बार चलेगा, 1/4πε0 Q1 Q2, हर स्टेप में आपको वही लिखना है। तो बच्चों देखिए कई क्वेश्चन हम इसी टाइप से फिजिक्स के अंदर सॉल्व करेंगे। तो आपको सभी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमने अभी एक्सप्लेन किए हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन को हम मैथमेटिक्स के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, और फिजिक्स में हम इंटीग्रेशन को जितना रिक्वायरमेंट होती है फिजिक्स के डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए उतना हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो अभी चारों 4 टाइप के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं इंटीग्रेशन में। एक हो गया फॉर्मूला बेस्ड जो लास्ट वीडियो में था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये भी लास्ट वीडियो में था। आज हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और डेफिनेट इंटीग्रल को कंप्लीट किया। ये सब आपको क्लियर हुए होंगे। अब आज के वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है जरूर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।